everyone, a very good evening to everyone out there. I am श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। इस केस में जो हाई कोर्ट है उसने बहुत ही बेहतरीन डिसीजन दिया कि अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो पति उसके व्हाट्सएप चैट का एविडेंस दे सकता है। यानी कि अगर वाइफ का व्हाट्सएप चैट का एक्सेस हस्बैंड बिना पूछे ले लेता है तो वो एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा यहां पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा। सो ये एक रीसेंट केस है। क्यों कहा, कैसे अलाउ किया गया व्हाट्सएप चैट को, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपके सामने है ये स्कैनर, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, सेशन, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन, अपडेट, कंटेंट, वो सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम पे। नाउ इस केस में ऐसा यहाँ पे क्यों कहा या ऐसा जजमेंट जो है यहाँ पे क्यों आया, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेसिकली 16 जून को ये कहा कि वाइफ का प्राइवेट व्हाट्सएप चैट एज एन एविडेंस अलाउड है अंडर सेक्शन 14 ऑफ फैमिलीज कोर्ट एक्ट 1984। इवन दो पति ने पत्नी का व्हाट्सएप चैट बिना उसकी परमिशन से लिया हो फिर भी अलाउड है। ठीक है, सेक्शन 14 जो है फैमिलीज कोर्ट एक्ट का वो यहाँ पे अलाउ करता है, यानी कि ये सेक्शन अलाउ करता है फैमिली कोर्ट को कि आप रिसीव कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो एविडेंस को, अगर वो एविडेंस इंपॉर्टेंट है, अगर वो एविडेंस रेलेवेंट है, अगर किसी डाइवोर्स जैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये एविडेंस अगर रेलेवेंट है ना तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, इवन दो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वैसे अदरवाइज आपको अलाउ ना करे। तो देखो कितनी अच्छी बात कही कि भाई फैमिली कोर्ट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एविडेंस को एडमिसिबल कर सकता है, even if that evidence won't be admissible under your Indian Evidence Act. Now, in this case, husband ने क्या किया था, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी वाइफ के फोन में, और वाइफ के फोन से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो भी वाइफ की प्राइवेट चैट्स थी वो सारे हस्बैंड के पास आती जा रही थी, जिससे उसने पता लगा लिया कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो इस व्हाट्सएप चैट का बेसिकली एविडेंस देना चाहता था कोर्ट में, जिसको वाइफ रोकना चाहती थी। वाइफ नहीं चाहती थी कि हस्बैंड को अलाउ किया जाए या उसके व्हाट्सएप चैट्स बेसिकली कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएं। तो यहाँ पे उसने जो है इस ऑर्डर का विरोध किया, तो फैमिली कोर्ट ने बेसिकली अलाउ कर दिया हस्बैंड को कि ठीक है आप जो है आप व्हाट्सएप चैट पेश कर सकते हैं। बट इस फैमिली कोर्ट के आदेश को बेसिकली वाइफ चैलेंज करती है हाई कोर्ट जाके, और हाई कोर्ट में जाके कहती है कि भैया इट इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट ऑफ प्रिवेसी। आर्टिकल 21 में हमें गारंटी किया गया है राइट टू प्रिवेसी, उसका ग्रॉस वायलेशन है। यहाँ पे वाइफ को लॉयर जो है वो चैलेंज करता है हस्बैंड के, जैसे वो पेश करने जाता है हस्बैंड जो है व्हाट्सएप चैट वाइफ के, तो उसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हस्बैंड बेसिकली इन व्हाट्सएप चैट्स को शो करके कोर्ट में ये दिखाना चाहता था कि भैया मेरी वाइफ का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और क्रूएलिटी और अडल्ट्री के ग्राउंड पे वो बेसिकली डाइवोर्स लेना चाहता था वाइफ से। ठीक है, अब वाइफ के जो लॉयर थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा कि जो ये हस्बैंड का एक्शन है ना कि उसको जो व्हाट्सएप चैट अलाउ कर दी गई है कि वो दिखा सकता है कोर्ट में, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है, एंड नॉट ओनली राइट टू प्रिवेसी बट सेक्शन 43, 66 और 72 ऑफ आईटी एक्ट का भी वायलेशन है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये सारे आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा इवन दो राइट टू प्रिवेसी है, आपकी रिकॉग्नाइज कर रखी है, आपका ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये सारे फंडामेंटल राइट जो आपको गारंटी कर रखे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस।
एंड सो हैज राइट टू प्रिवेसी। ऐसा यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट ने कहा और सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। नॉट ओनली दिस, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स को यहाँ पे रेफर किया, जिससे इस पोजीशन को कंफर्म कर दिया गया। अब यहाँ पे आर्टिकल 21 की जो ये पोजीशन है ना कि राइट टू प्राइवेसी दे रखा है इंडिविजुअल को, ये उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यहाँ पे सारे जजमेंट्स को पेश करके बहुत ही बेहतरीन जो है जजमेंट दिया। कोर्ट ने यहाँ पे कहा द जजमेंट होल्ड्स ट्रू even if the said WhatsApp chats are not admissible under Indian Evidence Act। बेशक इंडियन एविडेंस एक्ट में आपकी ये WhatsApp चैट एडमिसिबल नहीं होंगे, बट अगर इफ इट इज रेलिवेंट, इफ इट इज इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने यहाँ पे कहा हम अलाउ कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट को देखना है कि कोई टैंपरिंग तो नहीं है, फैमिली कोर्ट को ये देखना है कि प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया है या फिर नहीं, ठीक है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे रूल आउट किया कि हस्बैंड के फेवर में बाय स्ट्रिक्टली कमेंटिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आर्टिकल 21 एंड फैमिलीज कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ना फैमिली कोर्ट का जो एक्ट है उस पे आर्टिकल 21 पे और इंडियन एविडेंस एक्ट पे बहुत ही अच्छा कमेंट किया। बट उसको जानने से पहले ये जानेंगे कि ये सारा डिस्प्यूट बेसिकली आपका स्टार्ट कैसे हुआ। यहाँ पे हाई कोर्ट इस कैच में नहीं गया कि वो बेसिकली व्हाट्सएप चैट की ऑथेंटिसिटी को डिसाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो बस ये कह रहा है कि हम अलाउ कर रहे हैं, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, फैमिली कोर्ट के ऊपर, वो डिसाइड करेगी ऑथेंटिक है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर नहीं, व्हाट्सएप चैट्स ऑथेंटिक है या फिर नहीं। अगर फैमिली कोर्ट एक्सेप्ट करता है वाइफ का व्हाट्सएप चैट, तो यहाँ पे अगर उसको लगता है कि वो जेन्युइन है तो हस्बैंड को डाइवोर्स मिल सकता है वाइफ से ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी एंड अडल्ट्री। अभी सारा मसला शुरू कहां से हुआ, ये डिस्प्यूट अराइज कैसे हुआ? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हिसाब से जो टाइमलाइन है इवेंट की कुछ इस तरीके से है। 1 दिसंबर 2016 को कपल की शादी होती है ग्वालियर में, ठीक है। हिंदू राइट्स और रिचुअल्स को फॉलो करके उनकी शादी होती है। 2017 11 अक्टूबर को एक लड़की इनसे जो है एक लड़की पैदा होती है, ठीक है, इनका एक गर्ल चाइल्ड होती है, ठीक है। 2018 में हस्बैंड जो है वो एक सूट फाइल करता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कहता है, क्रुएलिटी के ग्राउंड पे कहता है भैया मुझे मैरिज को डिसॉल्व करने का है। वहां पे वो प्लीड करता है अडल्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ द वाइफ एंड प्रूव्स अडल्ट्री, ठीक है। वो वाइफ के पार्ट पे वहां पे भी अडल्ट्री प्रूव करता है, जो है कंटेंट करता है और प्रूव भी करता है अडल्ट्री को। स्पेसिफिक प्लीडिंग्स हैज बीन मेड विद रिगार्ड टू व्हाट्सएप चैट्स ऑफ द वाइफ, और स्पेसिफिक प्लीडिंग्स भी वो करता है व्हाट्सएप चैट्स को लेके वाइफ की, ठीक है, कि भाई मेरी वाइफ जो है वो किसी और से बात करती है व्हाट्सएप पे। नॉट ओनली दिस, हस्बैंड ने प्लीड किया कोर्ट के आगे दैट बाय वे ऑफ स्पेशल एप्लीकेशन उसने एक इंस्टॉल करी थी वाइफ के फोन में, जिससे उसके पास उसके व्हाट्सएप चैट के सारी चैट्स जो हैं वो उसके फोन में आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि वाइफ का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है थर्ड पर्सन के साथ। 13 अप्रैल 2024 को फैमिली कोर्ट ग्वालियर की परमिट कर देता है हस्बैंड को कि ठीक है आप जो है वाइफ की व्हाट्सएप चैट को एग्जिबिट कर सकते हो, ठीक है, और आप जो है प्रूव कर सकते हो इस अडल्ट्री की चार्ज को इस व्हाट्सएप चैट के माध्यम से। नाउ वाइफ जो है वो बेसिकली इसके अगेंस्ट, ये जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आया है ना कि आपको अलाउ किया है व्हाट्सएप चैट प्रूफ करना, तो यहाँ पे इस ऑर्डर के अगेंस्ट वाइफ जो है वो हाई कोर्ट पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे ही वाइफ हाई कोर्ट पहुंचती है तो वाइफ जो है हाई कोर्ट के सामने कहती है कि भाई मेरा राइट टू प्राइवेसी कहां गया, मेरे पास भी राइट है प्राइवेसी का, वो वॉयलेट हो रहा है। नॉट ओनली दिस, सेक्शन 43, 62, 72, 66, 72 आईटी एक्ट के वॉयलेट हो रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जाके वाइफ का लॉयर कहते हैं कि जो एक्ट है हस्बैंड का कि इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन वाइफ के बिना परमिशन के, आप उसके फोन में एक चुपके से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जिससे आप उसकी वाइफ की चैट्स ले लेते हो, ये जो एक्ट है हस्बैंड का ये वॉयलेट करता है, इलीगल है और उसका राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करता है, ठीक है। सिंस एविडेंस जो कलेक्ट किया गया है वो इलीगल मीन से कलेक्ट किया गया है, तो हस्बैंड को अलाउ नहीं करना चाहिए और हस्बैंड को आप मना कर दो कि वो ये व्हाट्सएप चैट को पेश ना करे एज एन एविडेंस, और इसी वजह से ये एविडेंस आपका इनएडमिसिबल है क्योंकि हस्बैंड ने इलीगल तरीके से लिया है इस एविडेंस को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने बहुत सारे लीगल एक्सपेक्ट्स को जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के कंसिडर किया और यहाँ पे रेफर किया इंडियन एविडेंस एक्ट के रिस्पेक्ट में और फैमिली कोर्ट के रिस्पेक्ट में। इन्होंने कहा कि भाई
अगर आप पुट्टू स्वामी का केस देखोगे या शारदा वाला केस देखोगे तो वहां पे इट इज क्वाइट एविडेंट कि राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज तो है आपका एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, बट एट द सेम वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ए बी, अगर जरूरत पड़ती है इन द केस ऑफ नेसेसिटी लॉ कैन बी फ्रेम्ड परमिटिंग इन्वेजन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सेक्शन 14 जो है फैमिली कोड का और सेक्शन 122 जो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का आर सम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ये कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो बेसिकली परमिट करते हैं कि आप इन्वेट कर सकते हो राइट ऑफ प्रिवेसी को, एंड इट इज वर्थ डूइंग इट। अगर वो एविडेंस इंपॉर्टेंट है, अगर वो एविडेंस मटीरियल है, अगर वो एविडेंस रेलिवेंट है, तो इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द वायर्स ऑफ ईदर ऑफ द अफोर्सेड प्रोविजन, चाहे वो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का हो या फैमिली कोड का हो, are not under challenge and therefore the same have to be deemed to be valid, fair and reasonable। यहां पे कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास राइट ऑफ प्रिवेसी है तो राइट टू फेयर ट्रायल भी तो है अपोजिट पार्टी के पास, हमें तो उसको बैलेंस करना है। और इनफैक्ट राइट टू फेयर ट्रायल का एक वाइडर एम्बिट है इफ वी कंपेयर विद द प्रिवेसी, क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो बेसिकली पब्लिक एट लार्ज से कंसर्न्ड है, इजंट इट। तो यहां पे दूसरा कंटेंशन यहां पे कहा कि फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल भी तो फंडामेंटल राइट है, अगर राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है तो। नाउ सिंस नो फंडामेंटल राइट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दो फंडामेंटल राइट में, एज इन दिस केस अ कंटेस्ट बिटवीन द राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू फेयर ट्रायल, both which arise under article 21 of Indian constitution, the right to privacy may have to yield to the right to fair trial, यानी कि right to fair trial का एक बड़ा larger ambit है, ठीक है, because it is a settled concept of fair trial that a litigating party gets a fair chance to bring relevant evidence, कि भाई सामने वाली पार्टी को भी आप पूरा मौका दोगे कि वो relevant evidences पेश कर सके। नॉट ओनली दिस, यहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेसी एक तरीके का एक पर्सनल राइट है, लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल जो है एक वाइडर रेमिफिकेशन है और वो इंपैक्ट करता है पब्लिक जस्टिस को, राइट। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स यहां पे हाई कोर्ट ने गए। हाई कोर्ट ने कहा कि एविडेंस इज एडमिसिबल सो लॉन्ग एज इट इज रेलिवेंट। एविडेंस आपका रेलिवेंट होगा अगर तो वो एडमिसिबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हाउ इट इज कलेक्टेड। आपने इलीगल तरीके से किया है या लीगल तरीके से कलेक्ट किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एविडेंस रेलेवेंट है तो एडमिसिबल माना जाएगा। मेयरली एडमिटिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो यहां पे कह रहा है कि मेयरली आपने एडमिट कर लिया है एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड कि भाई ठीक है, एविडेंस को रिकॉर्ड पे रख लेते हैं, वो कोई प्रूफ नहीं है फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का। द टेस्ट ऑफ रेलेवेंस ensures that the right of the party to bring evidence to the court। तो हम रेलेवेंसी की कंसेप्ट की बात करते हैं या रेलेवेंस की बात करते हैं, तो यहां पे टेस्ट क्या है, ये इंश्योर करना कि सामने वाली पार्टी को आपने पूरा मौका दिया है कि वो एविडेंस कोर्ट तक ला सके एंड देयर बाय एक फेयर ट्रायल कंडक्ट हो सके और फेयर ट्रायल आपका डिफीट ना हो, ये पर्पस है, ये इंश्योर करना है। मेयरली बिकॉज द कोर्ट अलाउज एविडेंस, अगर जस्ट बिकॉज कि कोर्ट आपका एविडेंस अलाउ कर देता है to be admitted does not mean that the person who has illegally collected such evidence is absolved from all the liabilities। ऐसा नहीं है कि उसको सारी liabilities से उसको छोड़ दिया गया है, whether civil और criminal और both, ठीक है। तो just because कोई person illegal तरीके से evidence collect कर रहा है और evidence allow कर दिया गया है, ठीक है, आपका evidence जो है हम admit करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है that the person जिसने illegal तरीके से evidence collect किया है उसकी सारी liabilities खत्म हो गई हैं, चाहे civil चाहे criminal। Such evidence must be received, treated with caution and circumspection, and to rule out all possibility of any kind of tampering। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ कोई भी छेड़खानी हुई है तो फिर उसको हम जो है मानेंगे नहीं, एडमिसिबल नहीं करेंगे। सिमिलरली आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उस एविडेंस को प्रॉपर तरीके से रिसीव किया गया है, प्रॉपर तरीके से उसको कॉशियसली डील किया है उस एविडेंस से, ठीक है, और प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी से आपने प्रोड्यूस किया है। अगर यस तो फिर वो एविडेंस आपका एडमिसिबल होगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, फिर चाहे आपने किसी भी तरीके से लिया हो, इलीगल तरीके से लिया हो या फिर लीगल तरीके से लिया हो। तो यहाँ पे दिस वाज द केस और कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैमिली कोर्ट को बताया कि भाई फैमिली कोर्ट बंधा हुआ नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट से, इवन दो इंडियन एविडेंस एक्ट में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो एविडेंस रेलेवेंट है तो वो एडमिसिबल होगा। अगर वो एविडेंस जो है उससे प्रूव हो रहा है
और ऐसे एविडेंसेस से जिससे आपकी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे हैं तो वो एविडेंसेस आपके अलाउड होंगे। तो इस केस में वाइफ के व्हाट्सएप चैट को एज एन एविडेंस पेश किया गया कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा इट इज अलाउड। हाई कोर्ट ने वाइफ के सारे कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया और हस्बैंड को कहा कि आप प्रूफ करो, और फैमिली कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि आपको देखना है कि ऑथेंटिक है या फिर नहीं। अगर ऑथेंटिक है तो आप उसको एडमिसिबल कर सकते हो और क्रुएलिटी और जो है अडल्ट्री के ग्राउंड पे हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हो। So this was the case. I hope you have understood it well. और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो what are you waiting for? जल्दी से जाके मुझे सर्च करें मेरे नाम से और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट हियर एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।